हेलो गाइस, लेसन 9 एंजाइम पार्ट फर्स्ट में आपने एंजाइम्स के बारे में पढ़ा। आज हम एंजाइमों के विशिष्ट गुण के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, आप जान ही गए कि सभी एंजाइम रासायनिक रूप से प्रोटीन होते हैं। राइबोजाइम को छोड़कर सभी एंजाइम जो है प्रोटीन के अतिरिक्त कभी कभी उसमें अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ के परमाणु या आयन समूह भी उपस्थित होते हैं। आपने पढ़ा कि जिसमें प्रोटीन और अप्रोटीन भाग होता है उन एंजाइम्स को होलो एंजाइम्स कहा जाता है, और प्रोटीन भाग को एपोएंजाइम और अप्रोटीन भाग को सह कारक कहा जाता है। तो ये आप पढ़ ही चुके हैं। तो सभी एंजाइम रासायनिक रूप से प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम्स नहीं होते। सेकंड, समस्त एंजाइम कोलाइडी प्रकृति के होते हैं, यानी इनके जो साइज है अणुओं का 10⁻⁹ से 10⁻⁷ तक होता है। अर्थात ये अभिक्रियाओं के लिए वृत्त सतह प्रदान करते हैं। सभी जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए एंजाइम्स वृत्त सतह प्रदान करते हैं, और जितने वृत्त सतह अधिक होंगी तो सक्रिय स्थल भी अधिक होंगे। थर्ड, एंजाइम्स की प्रकृति उभयधर्मी होती है। आप ये तो जान ही गए कि एंजाइम्स प्रोटीन से मिलके बने हैं, और प्रोटीन अमीनो अम्ल से मिलके बनते हैं, और एक अमीनो अम्ल की संरचना आप देख रहे हैं कि उसमें क्षारीय अमीनो समूह भी है जिसका गुण क्षारीय है, और उसमें कार्बोक्सिलिक समूह भी है COOH जिसका गुण अम्लीय है। तो प्रोटीन कैसे हो गए? उभयधर्मी प्रकृति के हो गए। एंजाइम्स उभयधर्मी प्रकृति के हो गए, अर्थात ये अम्लीय और क्षारीय दोनों क्रियाधारों से अभिक्रिया कर सकते हैं। आप जानते ही हो कि पाचन क्रिया में आमाशय में जो पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है वो अम्लीय माध्यम में क्रिया करता है, और ग्रहणी में जो ट्रिप्सिन एंजाइम पाया जाता है वो क्षारीय माध्यम में क्रिया करता है। फोर्थ, एंजाइम ऑप्टिमा या एंजाइम इष्टता। एंजाइम इष्टता क्या होती है कि जिन अवस्थाओं में एंजाइम सर्वाधिक क्रियाशीलता दर्शाते हैं उसे बोलते हैं एंजाइम ऑप्टिमा या इष्टता। अर्थात एंजाइम जो हैं एक निश्चित तापमान पर या pH पर या निश्चित क्रियाधारों की सांद्रता पर क्रियाशीलता अधिकतम दिखाते हैं, उसे बोलते हैं एंजाइम ऑप्टिमा या एंजाइम इष्टता। फिफ्थ, निरोधक या संदमक किसे कहते हैं? तो एंजाइम की क्रियाशीलता को दूसरे रसायनों के द्वारा कम किया जा सकता है। इन रसायनों को ही एंजाइम निरोधक या संदमक कहते हैं। इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे आगे, इम्पॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछा जाता है। एंजाइम निरोधक या संदमक किसे कहते हैं? छठी विशेषता जो एंजाइम की है वो है विशिष्टता। विशिष्टता से अभिप्राय क्या है कि सभी एंजाइम अपनी अभिक्रियाओं के प्रति विशिष्टता रखते हैं। अर्थात एक एंजाइम केवल एक ही रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है, लेकिन कभी कभी कुछ ही एंजाइम ऐसे हैं जो कि 2 या 2 से अधिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। तो एंजाइम विशिष्टता के आधार पर एंजाइम विशिष्टता मुख्यतः 4 प्रकार की होती है: निरपेक्ष विशिष्टता, समूह विशिष्टता, बंध विशिष्टता और त्रिविम विशिष्टता। निरपेक्ष विशिष्टता क्या है कि इस प्रकार की विशिष्टता दर्शाने वाले एंजाइम केवल एक ही प्रकार की अभिक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं। जैसे यूरिएज जो एंजाइम है वो केवल यूरिया का ही अपघटन करता है। तो क्रियाकारक और अभिक्रिया, यूरिएज जो एंजाइम है किस क्रियाकारक पे अभिक्रिया करता है? यूरिया पे, और यूरिया का क्या करता है? अपघटन। तो इस जो निरपेक्ष विशिष्टता है ये किसे कहेंगे कि जो इस प्रकार की विशिष्टता रखते हैं वो केवल एक ही प्रकार की अभिक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं। सेकंड, समूह विशिष्टता। जो इस प्रकार की विशिष्टता दर्शाते हैं, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ये एंजाइम्स क्रियाकारक के विशेष समूह विशेष पर ही उत्प्रेरण
दर्शाते हैं, जैसे हेक्सोकाइनेज एंजाइम है। तो हेक्सोकाइनेज 6 कार्बन वाली जो शर्कराएं हैं जैसे ग्लूकोज है, फ्रैक्टोज है, इन क्रिया कारकों पर ही अभिक्रिया दर्शाते हैं। बंध विशिष्टता, इस प्रकार की विशिष्टता दर्शाने वाले जो एंजाइम है एक विशेष रासायनिक बंध को पहचान कर उस पर अभिक्रिया दर्शाते हैं। जैसे राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम जो है, आप डीएनए की संरचना पढ़ते हैं, उसमें पिरिमिडीन क्षारक के जो 3' सिरे है उस पे फास्फोडाइस्टर बंध होता है। तो राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम जो है वो फास्फोडाइस्टर बंध पर ही अभिक्रिया दर्शाता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया दर्शाने वाले एंजाइम में बंध विशिष्टता पाई जाती है। 4th, त्रिविम विशिष्टता। रसायन विज्ञान में आप पढ़ते हो कि 2 तरह के त्रिविम समावयवी पाए जाते हैं, एल टाइप के और डी टाइप के। तो जो त्रिविम विशिष्टता रखते हैं वो एंजाइम जो हैं विशेष प्रकार के त्रिविम समावयवों पर ही क्रियाशील होते हैं, दूसरे रूपों पर नहीं। जैसे इसका एक अच्छा उदाहरण है कि अमीनो अम्ल ऑक्सीडेज एंजाइम जो है अमीनो अम्ल के एल त्रिविम समावयवी पर ही अभिक्रिया दर्शाता है, डी अमीनो अम्ल पर नहीं। नेक्स्ट, एंजाइम की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। एंजाइम की क्रिया को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? तो फर्स्ट है तापक्रम। आप जानते हो कि एंजाइम प्रोटीन प्रकृति के होते हैं, इसलिए एंजाइम ताप परिवर्तन के प्रति अति संवेदनशील होते हैं। तो एंजाइम कितने तापक्रम पर जो है अभिक्रिया अनुकूलतम दिखाते हैं, अनुकूलतम ताप कितना होना चाहिए जिस पे एंजाइम सर्वोच्च अभिक्रिया दर्शाते हैं, उसका मान है 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर एंजाइम की क्रियाशीलता सर्वोच्च होती है। यदि इससे 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया जाए, जैसे 20 पे अभिक्रिया हो रही है उसको 30 कर दिया जाए, तो अभिक्रिया की दर 2 से 2.5 गुना बढ़ जाती है। और लेकिन यदि अभी तापमान को 35 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक कर दें, तो चूँकि एंजाइम की प्रोटीन प्रकृति होती है तो प्रोटीन जो है वो उसका विकृतीकरण हो जाता है और अभिक्रिया की दर कम हो जाती है, तो अधिकतम तापमान पर अभिक्रिया बंद हो जाती है। तो अनुकूलतम तापमान इष्टतम अभिक्रिया कब होगी? जब तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। सेकंड, पीएच किस तरह से प्रभावित करता है एंजाइम की क्रियाशीलता को? आपने पढ़ा कि एंजाइम इष्टता क्या है कि एक विशिष्ट मान होता है जिस पर एंजाइम सर्वोच्च क्रियाशीलता दर्शाता है। तो पीएच का मान कितना होना चाहिए? 5 से 7.5। यदि 5 से 7.5 है मान पीएच का, तो एंजाइम दक्षतापूर्वक कार्य करते हैं। थर्ड, एंजाइम की सांद्रता का प्रभाव। यदि एंजाइम की सांद्रता को बढ़ा देंगे तो अभिक्रिया की दर भी बढ़ जाएगी। अंतिम उत्पाद की सांद्रता। अंतिम उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि के कारण एंजाइम उत्प्रेरित क्रिया में मंदता आती है। ये कैसे? कि यदि अंतिम उत्पाद जैसे A+B अभिक्रिया करके AB बना रहे हैं और ये क्रिया कारक हैं, ये उत्पाद बन गया। अब उत्पाद की सांद्रता यदि बढ़ गई है तो एंजाइम का कार्य क्या है? उत्पाद बनाना। और यदि उत्पाद की सांद्रता बढ़ गई अंतिम उत्पाद की, तो अब एंजाइम जो है वो क्रिया नहीं करेगा। तो इसलिए यदि अंतिम उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि कर दें तो क्रियाशीलता को बढ़ाया नहीं जा सकता। एंजाइम उत्प्रेरित क्रिया में क्या ला देता है? मंदता आ जाती है। फिफ्थ, एंजाइम निरोधक और विष। ये इम्पॉर्टेंट है। एंजाइम निरोधक और विष, ये आपको करना है, पेपर में पूछा जा सकता है कि एंजाइम निरोधक और विष किसे कहा जाता है। तो वे पदार्थ जो एंजाइम की
उत्प्रेरण क्षमता को कम कर देते हैं उन्हें एंजाइम निरोधक कहते हैं। और एंजाइम निरोधक 2 प्रकार के होते हैं। एंजाइम निरोधक, ये आपको अच्छे से करना है, पेपर में पूछा जाता है। एंजाइम निरोधक क्या है? तो कुछ रासायनिक पदार्थ एंजाइम की क्रियाशीलता को घटा देते हैं, उन्हें ही एंजाइम निरोधक कहते हैं। 2 तरह के, प्रतिस्पर्धी निरोधक और अप्रतिस्पर्धी निरोधक। नाम से पता चल रहा है प्रतिस्पर्धी यानी कॉम्पिटिटिव निरोधक किसे कहेंगे? जिन पदार्थों की संरचना क्रियाकारक के समान होती है और क्रियाकारक के समान होने के कारण वो पदार्थ किससे जुड़ जाते हैं? एंजाइम से। और एंजाइम से जुड़ने के बाद वो उनकी सक्रिय स्थल को कम कर देते हैं, वहाँ क्रियाकारक नहीं जुड़ पाता और अभिक्रिया की दर क्या हो जाती है? कम हो जाती है, जिसे प्रतिस्पर्धी निरोधक कहते हैं। जैसे इसको हम एक चित्र की सहायता से समझेंगे। ये एंजाइम है और ये क्रियाकारक है। पहले आप समझ लीजिए कि एंजाइम के सक्रिय स्थल कौन से होते हैं। तो एंजाइम में कुछ ऐसे स्थल होते हैं जिन पे क्रियाकारक आके जुड़ते हैं, क्रियाकारक जो क्रिया में भाग ले रहे हैं, क्रियाधार। तो प्रतिस्पर्धी निरोधक में क्या बताया कि कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनकी संरचना क्रियाकारक के समान होती है। तो ये एक उदाहरण है जिसमें श्वसन की क्रिया में जो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज है एंजाइम, इसका इस पर कौन आगे जुड़ता है? सक्सिनिक अम्ल। लेकिन उसमें मेलोनिक अम्ल भी होता है और मेलोनिक अम्ल की संरचना किसके समान है? सक्सिनिक अम्ल की। तो इसके सक्रिय स्थल पर सक्सिनिक अम्ल न आके क्या जुड़ जाता है? मेलोनिक अम्ल। मेलोनिक अम्ल जुड़ने के कारण जो है एंजाइम की क्रियाशीलता कम हो जाती है, चूँकि यहाँ पर क्रियाकारक नहीं जुड़ पा रहा, उस मेलोनिक अम्ल जुड़ गया, यानी निरोधक के जुड़ने के कारण एंजाइम जो है वो क्रियाकारक से नहीं जुड़ पाता या क्रियाकारक एंजाइम से नहीं जुड़ पाता। तो इस अभिक्रिया को कैसे बढ़ाया जा सकता है? अभिक्रिया की दर को, यदि हम अभिक्रिया में क्रियाकारक की सांद्रता को बढ़ा दें तो क्रियाकारक अधिक मिलेंगे जो कि सक्रिय स्थल से जुड़ जाएंगे, तो इस प्रभाव को कम किया जा सकता है। सेकंड है अप्रतिस्पर्धी निरोधक। अप्रतिस्पर्धी, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि इनकी संरचना क्रियाकारक के समान तो नहीं है, इन पदार्थों की संरचना क्रियाकारक के समान नहीं है, लेकिन ये पदार्थ एंजाइम के सक्रिय स्थल से जुड़ जाते हैं और सक्रिय स्थल से न जुड़कर कहीं और जुड़कर एंजाइम के सक्रिय स्थल की संरचना को बदल देते हैं। इससे क्रियाकारक उससे जुड़ नहीं पाता, जैसे Pb+2, Hg+2, CO, साइनाइड, Ag+2, ये सब प्रतिस्पर्धी निरोधक हैं। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है जो आपकी बुक में दे रखा है कि साइनाइड श्वसन क्रिया में आवश्यक साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम की क्रियाशीलता को निरोधित करता है, जिसको हम एक चित्र की सहायता से समझते हैं। ये एंजाइम दिखाया गया है, ये अप्रतिस्पर्धी निरोधक है, ये क्रियाकारक हैं। तो क्या बताया है? अप्रतिस्पर्धी किसे कहा गया है कि यदि निरोधक किससे जुड़ जाएं? एंजाइम के सक्रिय स्थल से न जुड़कर किसी और स्थान से जुड़ जाए। माना कि ये इधर जुड़ जाते हैं और इधर जुड़ने पर ये इसके सक्रिय स्थल की संरचना में क्या ला देते हैं? परिवर्तन ला देते हैं, जिससे जो ये क्रियाकारक है इससे नहीं जुड़ पाता और अभिक्रिया की दर कम हो जाती है।